नमस्ते दोस्तों, दाऊदतम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज देखेंगे हम भूगोल की श्रृंखला में क्या देखेंगे। भारतीय जो भूगोल है इसमें हिमालय की जो नदियां हैं उसके संदर्भ में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके पहले पढ़ेंगे हिमालय की नदियां। आगे चले, ये चैप्टर नंबर 10 रहेगा और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ यही प्रयास लेकर, यही आकांक्षा अभिलाषा लेकर हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए हमारे द्वारा, ठीक है। बड़े प्यारे प्यारे शब्दों के साथ, प्यारी प्यारी बातों के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए, क्या है हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां, ठीक। देखिए, नदियां कहां पर पाई जाती हैं? कहां पर पाई जाती है नदियां? जहां पर ऊपर पहाड़ होते हैं या फिर कहीं बारिश का पानी हो तो नदी बहेगी। बारिश का पानी आएगा तभी तो नदी बहेगी। लेकिन नदी की एक प्रकृति होती है, वो ऊपर से नीचाई की ओर बहती है। ऊपर से नीचाई की ओर क्यों बहती है? क्योंकि पानी का जो बहाव है वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वो हमेशा अपनी तरफ खींचता है वस्तुओं को। आप ऊपर से पानी डालेंगे किसी ऊपर से चढ़ाई से तो पानी हमेशा नीचे ही आएगा। कहां पर आएगा? नीचे ही आएगा। इसीलिए पहाड़ों से पानी आता है और नीचे की ओर जाता है, फिर समुद्र में नदियां मिल जाती हैं। तो हमारे भारत में अध्ययन की दृष्टि से देखें तो दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। एक तो हिमालय पर्वत से निकलेंगी, ठीक है। और पर्वत कहां पर है? तो पर्वत हमारा पीछे भी है, मतलब दक्षिण भारत में देखेंगे तो वहां भी पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। तो वहां से भी नदियां निकलती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अध्ययन की दृष्टि से हमने दो भागों में नदियों को बांटा है। कौन कौन सा देखें? भारत की नदियों को अध्ययन की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। कौन कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। ये वाला जो भाग रहेगा आपका, ये वाला जो भाग रहेगा, ये वाला, तो यहाँ भी नदियां निकलती हैं, इधर निकलती हैं, कुछ इधर निकलती हैं, ठीक है। इधर ज्यादा निकलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय पर्वत की नदियां, अर्थात हिमालय पर्वत पर जो नदियां पाई जाती हैं, हिमालय पर जो नदियां पाई जाती हैं, जैसे ये हिमालय पर्वत है, इस पर भी नदियां पाई जाती हैं, तो इनके बारे में, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय पर्वत की नदियां अध्ययन की दृष्टि से दो प्रकार से बांटी जाती हैं। अब देखें, हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की नदियों को भी हमने तीन भागों में विभाजित किया है। कौन से भागों में? तीन भागों में विभाजित किया है। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। अब जो तंत्र है, तंत्र का मतलब जानते हो? बेसिन, ठीक है। एक तंत्र बना रखा है, उस तंत्र को देखेंगे। जैसे किसी का जो हमारा मान लो कंकाल तंत्र है, वो कैसा है? उसमें बहुत सारी हड्डियां जुड़ी हुई है। ऐसे ही नदी का भी एक तंत्र होता है। तो सिंधु नदी तंत्र है हिमालय की नदियों में। एक है आपका गंगा नदी तंत्र, दूसरा है, तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय से ये तीनों नदियां निकलती हैं। अब क्या होता है, इन नदियों में और भी नदी मिलती है, तब कहते हैं इनको नदी तंत्र। आगे चले तो आप देखेंगे हिमालय की नदियां बहुत से लोग नदी में नहाए होंगे। हमारे पास भी यमुना नदी है, ठीक है। हम भी वहां पर बहुत बार गए, बहुत बार गए, बचपन में खूब डुबकी लगाई है, ठीक है। तो नदी में नहाने का जो मजा बचपन में था वो अब नहीं है, क्योंकि तकनीक का जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे लोगों का जीवन बदला, लोगों के शारीरिक तंत्र में बदलाव हुआ, वैसे वैसे नदी ने भी अपना तंत्र बदल दिया। कैसे? अब नदी में बहुत प्रदूषण पाया जाता है, बहुत सारे केमिकल आते हैं, गंदे नाले आते हैं, ठीक है। पहले लोग खेतों में शौच में जाते थे, अब क्या घर में ही बना हुआ है सब कुछ, तो वो सारा गंदा नाला बह के कहा जाता है आपका जो यमुना जी है, गंगा जी है, और भी नदियां हैं, इन सब में बहता है। देखिए आप, भारत की नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी है देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देखें तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां प्रायद्वीपीय भारत से पूर्वी साइड गिरेंगी, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां ये आपकी किधर गिरेंगी? ये पश्चिमी साइड गिरती हैं। वहीं आप देखेंगे तो पाएंगे हिमालय से निकलने वाली नदियां पहले कौन सी है? सिंधु नदी है, इसकी प्रणाली रहेगी। दूसरा आपका
ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है, तीसरा आपका नदी प्रणाली गंगा वाला। ठीक है, बात समझ में आई। आगे चलें। अब देखिए हिमालय पर, ठीक है, हिमालय पर प्रवाहित होने वाली 3 ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के उत्थान से पूर्व उस स्थान पर प्रवाहित होती थी। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। अर्थात जैसे ये हिमालय पर्वत है हमारा, ये वाला हिमालय पर्वत है, तो जब हिमालय बना नहीं था, ठीक है, हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था, बना नहीं था, उससे पहले से ही नदियां बहती हैं, उससे पहले से ही नदियां बहती हैं। ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है? ऐसी नदियों कहा जाता है पूर्ववर्ती नदियां। अर्थात हिमालय से पहले की जो नदियां हैं वे पूर्ववर्ती नदियां हैं, वे पूर्ववर्ती नदियां हैं। कौन कौन सी नदी है देखेंगे। पूर्ववर्ती नदी से आशय यह है कि ये तीनों नदियां, ठीक है, ये तीनों नदियां हिमालय के उत्थान से पहले तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, ठीक है, से निकलती थी और 33 सागर में अपना जल गिराती थी। ये 3 पूर्ववर्ती नदियां निम्नलिखित हैं। हमने आपको समझाया था कि 33 सागर कहां पर है, यहां आपको बताने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि ये वाला जो भाग है आज ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ठीक है, और ये वाला जो भाग था ये आपका ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है, मतलब हिमालय बना नहीं था, ये आपका अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड। तो जो ये वाला भाग है इससे नदियां निकली थी, उत्तर की ओर बहती थी, और इससे नदियां निकली थी, ये आपकी दक्षिणी तरफ बहती थी, ठीक है ना, ये दक्षिणी तरफ बहती थी। ये था 33 सागर, ये था 33 सागर। इस 33 सागर में क्या है, मलबा इकट्ठा होता गया, और फिर क्या है, एक बार हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। जब मलबा ज्यादा गया तो हिमालय पर्वत का यहाँ पर निर्माण हो गया, ठीक है। जब ये निर्माण हो रहा था हिमालय पर्वत का, तो तब ये नदियां बहती थी। इसमें 3 नदियां थी प्रमुखतः, कौन सी? सिंध और आपका ब्रह्मपुत्र और ये सतलज, ठीक है, ये ऐसी नदियां थी, ये पहले से ही बह रही थी। कौन कौन सी नदी देखेंगे, यहाँ बताया है आपकी, पहली सिंधु नदी है, दूसरी सतलज नदी है, तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी है। ये तीनों नदियां हिमालय से पहले से ही बह रही थी, इसलिए इन्होंने हिमालय को खूब काटा है और वहां पर खाई बना दी, गार्ज बना दिया है, ठीक है, क्या है, खाई बना दी है, गार्ज बना दिया है। आप देखें तो पाएंगे यहीं पर इन नदियों के बारे में। अब आगे चलें तो पाएंगे, ये देखो यहां पर ये आपको दिख रहा है मानसरोवर, ये आपको दिख रहा है मानसरोवर। इस मानसरोवर, ये पूरा मानसरोवर का पार्ट है, ये पूरा है ना, ये जगह का नाम है मानसरोवर, ठीक है। अब देखें इस मानसरोवर से 3 नदियां आपस में निकलती हैं, ठीक है, देखो इसी के पास से निकलती है। एक तो जा रही है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये कहां पर बह रही है आपका, अरुणाचल प्रदेश में जाके फिर भारत में चली जाती है, और यहीं से नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। और ये गिलगित के पास जाकर पाकिस्तान में बहती है, ठीक है, पाकिस्तान में बहती है। वही देखिए यहीं से नदी निकलती है, यहाँ से नदी निकलती है, यहाँ देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, मानसरोवर से निकलती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। राजस्थान से निकलती है सतलज नदी। ये सतलज नदी यहाँ से बहकर ये फिर आपको पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और ये जो सिंधु नदी है ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये जो सिंधु नदी है ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे यहाँ समझाने का प्रयास करें। ये हिमालय पर्वत है आपका, और ये ऐसे मुड़ गया आगे, ठीक है। तो यहाँ से नदी निकलती है आपकी सिंधु नदी, फिर आपकी सतलज नदी, और यहीं से आपका देखेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये सिंधु हो जाएगी, सिंधु नदी, ये सतलज नदी, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र।
ठीक है। ये तीनों नदियां एक जगह से निकलती हैं, मानसरोवर से, ये मानसरोवर से, ये राजस्थान से। आप देखेंगे इनके संबंध में तो आप पाएंगे ये सारी नदियां यहीं से निकलती हैं। ठीक है, आगे चले। आज जिस स्थान पर हिमालय पर्वत का विस्तार है, आज जिस स्थान पर हिमालय पर्वत का विस्तार है, वहां पहले 33 सागर का विस्तार था। ये हम बता चुके हैं आपको, क्योंकि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो क्रम की जो व्यवस्था थी, स्थल खंड था, वो पहले क्या है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में 33 सागर था। तो अंगारा लैंड की जो नदियां थी वो दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती थी और गोंडवाना लैंड की जो नदियां थी उत्तरी तरफ होती थी। दोनों ने खूब मलबा निक्षेपण, अपने गाद मलबा ले लेके आए, तो दोनों ने क्या, बहुत सारा मलबा इकट्ठा कर दिया। एक समय ऐसा आया, उस मलबे में बल लगा, बल लगने के कारण क्या है, पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत। ठीक, आगे देखिए, जिससे 33 सागर कहते थे, 33 भूसन्नति भी कहते थे। जब 33 भूसन्नति से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ, ठीक है, इस 33 भूसन्नति से हिमालय का उत्थान हुआ, इन नदियों ने ना तो अपनी क्या दिशा बदली और ना ही अपना रास्ता छोड़ा, बल्कि ये तीनों नदियां हिमालय से उत्थान के साथ साथ, हिमालय को उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटती रही, अर्थात अपने घाटियों को गहरा करती रही, जिसके कारण परिणाम स्वरूप इन तीनों नदियों ने वृहद हिमालय में गहरी और सकरी खाइयों का निर्माण कर दिया, सकरी खाइयों का निर्माण कर दिया है। गार्ज अथवा आई आकार की क्या है, घाटियां या कैनियन भी कहते हैं, उनका निर्माण किया है। उदाहरण के लिए देखें आप तो पाएंगे सिंध गॉर्ज जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप है, दिखाएंगे भी आपको, सिंधु नदी पर है। सिपकीला गॉर्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। वहीं देहान गॉर्ज आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ देखें आप तो पाएंगे, यहाँ देखें तो आप पाएंगे, जैसे ये वाला पार्ट है आपका, छोटा मोटा समझ लीजिए, बना दे रहे हैं आपकी काम लायक। ये वाला मान लीजिए आपका मैप है, ठीक है, रफ ही समझ लीजिएगा, थोड़ा समझने की बनाया है। ये आपका मैप है, तो यहाँ से आपका चेमालिंगडुंग है और आपका राकसताल है, फिर आपका मानसरोवर है। यहीं से नदियां क्या है, जैसे जैसे आपका हिमालय पर्वत बन रहा था, हिमालय पर्वत बन रहा था, तो नदियां भी बह रही थी। ठीक है, नदियां ही बह रही थी। आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, जैसे ये पर्वत था छोटा, ठीक है, तो नदियां ऐसे बह रही थी, फैल रही थी, नदियां का फैलाव था। ठीक है, लेकिन जैसे पर्वत ऊंचा हुआ, फिर नदी सकरी घाई हो गई, और ऊंचा होगा पर्वत, और ऊंचा होगा तो क्या है, फिर खाई में बहेगी नदी, तो आई आकार की क्या है, एक खाई सी बन जाएगी। आप समझ लो इस तरीके से, ये आपके पहाड़ हो गए, ये आपके पहाड़ हो गए। ठीक, यहाँ देखें आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपके पहाड़ हो गए, ये आपके पहाड़ हो गए, और यहाँ पर नदी बह रही है, इसी को कैनियन और आई आकार की घाटी बोलते हैं। यहाँ देखें आप तो पाएंगे यहां से जो नदियां निकलती है, एक निकलती है सिंधु नदी, एक सतलज नदी, और एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी मैप लगाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर गिलगित एक जगह है, गिलगित एक जगह है, तो यहाँ पर गार्ज बनता है, गिलगित गार्ज, मतलब इसने इतना काटा है पर्वत को, यहाँ आई आकारी घाटी पाई जाती है। कौन सी नदी पर, सिंधु नदी पर। कौन सी नदी पर, सिंधु नदी पर। ठीक, ये आपकी नदी है सतलज, सतलज नदी है। इस सतलज नदी ने भी एक गार्ज का निर्माण किया है,
एक गार्ज का निर्माण किया है, सिपकीला गार्ज। ठीक है, कौन सा गार्ज है आपका? सिपकीला गार्ज है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक गार्ज है, उसका नाम है सिपकीला। सिपकीला एक दर्रा भी है, सिपकीला। ठीक है, सिपकीला, या हम तो दर्रे की बात करें, गार्ज बना दिया, एक गार्ज बना दिया, मतलब खाई बना दी है इसने भी। ठीक है, सतलज नदी ने जो सिपकी गार्ज है वो बना दिया, सिपकीला गार्ज है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी का देखेंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक गार्ज बनाया, उसको बोलते हैं दिहांग गार्ज। कौन सा है? दिहांग गार्ज। ठीक है, ऐसे काट दिया है, और इस खाड़ी में बहते हुए ये उसमें आती है, किसमें? अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए असम में आती है। यही आपको मैप दिखाएं तो देखेंगे आप, जैसे ये है आपका। ठीक है, इस पर देखें आप तो यहां से नदी निकलती है, ये नदी निकलेगी आपकी, इस नदी से ये सिंधु नदी रहेगी, ये आपकी सतलज नदी रहेगी, यहां से ब्रह्मपुत्री नदी बहते हुए ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश में होके फिर आपका असम में आएगी, असम से फिर आपका यहाँ पर ऐसे बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिरती है। और ये नदियां सिंधु नदी अपना, और ये सब पाकिस्तान में होके हुए अरब सागर में अपना चल गिराती है, ये बंगाली खाड़ी में चल गिराती है। ठीक है, ये हिमालय की नदियां, इसीलिए हम कह रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर गिलगित के पास एक गार्ज बनाया है, ये गार्ज बनाया है, और इसमें सतलज नदी ने एक यहाँ पर सिपकीला गार्ज बनाया है, हिमाचल प्रदेश में सिपकीला गार्ज बनाया है, और अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी ने दिहांग गार्ज बनाया है। इतना इसमें समझाने की बात थी। ठीक है, आगे चलें तो आप पाएंगे हिमालय क्षेत्र की तीनों पूर्ववर्ती नदियां अर्थात सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कौन सी नदियां हैं? हिमालय पर्वत की जो पूर्ववर्ती नदियां हैं वो कौन सी हैं? सिंधु, सतलज और आपका ब्रह्मपुत्र नदियां। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब ये है कि ये और देशों से बहती होंगी। ठीक है, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय में अंतर क्या है? अंतरराष्ट्रीय मतलब जो राष्ट्रों में अंतर रहे, राष्ट्रों के अंतर होके बहे, अंदर होके चले, वो अंतरराष्ट्रीय है, और जो राज्यों में होके बहे वो अंतरराज्यीय है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नदियां ऐसी है कि इनका जो उद्गम स्थल है या इनका प्रभाव, जो इनका बहने का जो तरीका है, एक देश में होकर इनको चैन नहीं पड़ रहा है, दूसरे देशों में भाग रही है। देखो प्रकृति ने कितनी खूबसूरत व्यवस्था बनाई है, नदियों को नहीं बांट पाई हिंदुस्तान पाकिस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नदियों को नहीं बांट पा रहे हैं, लेकिन ये तुच्छ जीव हम जैसे लोग, ठीक है, जो धरती पर पैदा हुए या किसी भी देश में हो, तुच्छ जीव है, एक दिन मौत आनी निश्चित है, और इन लोगों ने इतनी बाउंड्री लगा दी है जिसका कोई जवाब नहीं। मानवता को शर्मसार किया है, छोटे छोटे पंथों में, धर्मों में बांट कर क्या है, मानव जो संसाधन है इसको बर्बाद करने का प्रयास किया है। आप देख लो यूक्रेन और रूस में देख लो, आप देख लो इजराइल और वहां देखो हमास में देखो, फिलीपींस में देखो, और ये आपका सारी व्यवस्था क्या भंग हो रही है। ठीक है, आगे देखें कैसे अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं, क्यों हैं, देखेंगे। ये अंतरराष्ट्रीय मतलब एक देश से निकल के दूसरे देश में जाना, तो कुछ इनकी सीमा है देखेंगे। सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। बात समझ आई? कितनी बढ़िया व्यवस्था है कि सिंधु जो नदी है, आप देखेंगे यहाँ पर ये कहां पर बहती है? उसमें बहती है, 3 देशों में बहती है। जैसे यहाँ पर एक मैप लगाए हम, मान लीजिए ये वाला है। ठीक है, छोटा सा लगाते हैं ताकि आपको समझ में आए। यही है, दिखाई दे रहा होगा, आशा करता हूं। अब देखिए यहाँ पर है जो सिंधु नदी है, यहां से निकलती है, ये आपको चीन दिख रहा है, ये वाला भाग चीन का है। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो चीन पाया जाता है, चीन। चीन से निकलते हुए भारत में एंट्री करती है, भारत में एंट्री करते हुए फिर ये चली जाती है पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में जाती है। ठीक, कौन सा है? पाकिस्तान। तो सिंधु नदी कितने देशों से बहती है आपकी? 3 देशों से, चीन, भारत, पाकिस्तान। वही सतलज नदी देखें
तो सतलज नदी का देखें, देखो यहाँ से निकलेगी चीन से, फिर भारत में बहेगी, फिर बहते हुए पाकिस्तान चली जाएगी। तो चीन क्या है, देखो यहाँ पर चीन, भारत, पाकिस्तान, तो दो नदियां ऐसी हैं जो वहां बहती हैं। अगर इसको मैप पर समझाने का प्रयास करें तो आप देख पाएंगे, ये वाला भाग जो है ऐसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ तक, और ये आपका ऐसे करके ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ से नदियां निकलती है, सिंधु नदी, और एक निकलती है आपकी सतलज नदी। ये कौन सा पार्ट रहेगा आपका, चीन वाला। ये कौन सा पार्ट रहेगा आपका, चीन वाला। चीन से निकलती है, फिर भारत में आती है, भारत में आती है, भारत में आने के बाद फिर ये पाकिस्तान में अपना जल गिराती है, पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में नदी जल गिराती है। तो कितने देशों में, चीन, भारत, पाकिस्तान। कौन सी नदी, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी जो है ये ऐसे बनाती है। वही देखें, सतलज जो नदी है आपकी, सतलज जो नदी है आपकी, सतलज जो नदी है ये भी 3 देशों से बहती है। आपका चीन रहेगा यहाँ पे, फिर भारत में आ जाएगी, भारत के बाद फिर पाकिस्तान में बहेगी, ठीक है। यही है इसके बारे में, और कुछ नहीं है। आगे देखें, पाएंगे आप ब्रह्मपुत्र नदी, चीन, भारत, बांग्लादेश। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी 3 देशों में बहती है। जैसे यहां से चली, यहां से चलेगी तो ये चीन में बह रही है, उसके बाद भारत में एंट्री करेगी, उसके बाद फिर ये चली जाएगी बांग्लादेश में, ठीक है। कैसे जाएगी बांग्लादेश में, देखो यहां देखें, ये पूरा वाला साइड का हिस्सा बनाते हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकलेगी, ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकलेगी, ठीक है, ऐसे बहते हुए, ऐसे बहते हुए आपका अरुणाचल में प्रवेश करते हुए ऐसे, फिर क्या है, ये यहाँ आएगी, फिर ये बांग्लादेश में चली जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए ये बांग्लादेश है, ठीक है, ऐसे ये फिर बांग्लादेश में चली जाएगी। और यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, खाड़ी है, बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल खाड़ी जो है, बंगाल खाड़ी यहाँ पर है। तो पहले चीन में बहेगी, ठीक है, फिर इस भारत में आ गई है, भारत में आ गई, भारत में आ गई, फिर आपको कहां पर आ गई, यहाँ पर देश पड़ता है बांग्लादेश। कौन सा पड़ता है, बांग्लादेश देश, आपको बताएंगे बांग्लादेश, ठीक है। तो 3 देशों में बहती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदियां। यहाँ देखें, सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी की जो, सिंधु नदी जो तंत्र है ना, तो उसी का नाम पर पड़ा हुआ, तो वही तो मुख्य होगी ना। तो सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु नदी होगी। वही सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियां का क्रम इस प्रकार है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर तो पाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखें, सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उनका क्रम देखेंगे आप, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है, ठीक है, सतलज है। अब आगे चले तो पाएंगे, आगे चले तो पाएंगे, सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं, ठीक है। जो सिंधु जो तंत्र है सिंधु का, मान लीजिए कोई नदी ऐसे बह रही है, तो उसकी कुछ नदियां ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, तो ये तंत्र है इसका, ठीक है। लेकिन प्रमुख नदी कौन सी है, सिंधु नदी रहेगी, जिसका नाम पड़ता है, ठीक। इतना इसमें व्यवस्था है, यही इसमें बताने का प्रयास है, और कुछ नहीं है। चलिए, नहीं मिट रहा है, या देखो आप, कोई बात नहीं। सिंधु नदी, ठीक है, मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी कौन सी है, सिंधु नदी और आपकी सतलज नदी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे, जो मिलती है आपको, सिंधु नदी जो नदी मिलती है उनके बारे में बताना चाहेंगे आपको, देखेंगे आप।
देखो यही दिखाते हैं आपको, ठीक है, बड़ा कुछ अलग नहीं करेंगे। ये सिंधु नदी आ रही है आपकी, ये सिंधु नदी आ रही है आपकी यहाँ से, ये सिंधु नदी आ रही है, ठीक है। इस सिंधु नदी, हर नदी का एक वो होता है दाया बाया, तो ये वाला आपका दाया भाग होगा क्योंकि ये इधर बह रही है ना, तो दाया होगा, और ये वाला भाग इसका रहेगा बाया। कौन सा रहेगा? बाया, ठीक है, बाया। अब देखो इस सिंधु नदी में बाएं तट से मिलने वाली नदियां, बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी रहेंगी, यहां से देखेंगे झेलम, ठीक है, चेनाब, रावी, ब्यास, उसके बाद सतलज, ठीक है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी नदियां कहाँ मिल रही हैं आपको? ये इसमें मिल रही हैं। किसमें मिल रही है? सिंधु नदी मिल रही है। सिंधु नदी मिठानकोट पर, ये मिठानकोट एक जगह है, यहाँ पर ये जगह अपना सारी नदियां आकर मिल जाती हैं। बात समझ में आ रही है ना? देखो आगे देखेंगे आप, आगे देखेंगे आप, तो ये व्यवस्था जो थी ये बताने का प्रयास किया हमने आपको। आगे बताएं, आगे देखें, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम नदी जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। जो झेलम है ये जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है, ठीक है। अभी देखो दिखाएं आपको वही वाली पिक्चर दोबारा से। अब जल्दबाजी मत मचाइएगा, उसके बाद आप देखिएगा, ऐसा आनंद आएगा पढ़ने में, इसका कोई जवाब नहीं, ठीक है, इसका कोई जवाब नहीं। देखो यहाँ पर ये मैप किसी और का है, हमने इसको यूज कर लिया अपने लिए, ठीक है। सिंधु नदी जा रही है, सिंधु नदी जा रही है, इसमें देखिए झेलम नदी है ना, ये वाली जो नदी है ये झेलम नदी, ये केवल जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, ठीक है, JNK से निकलती है, ठीक, यहां से निकलती है। आगे देखें, झेलम नदी जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र की शेष 3 नदियां चेनाब, रावी, ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, ठीक है। आगे देखें, आगे तो और झेलम तो आपकी जम्मू कश्मीर में हो गई, फिर उसके बाद चेनाब, रावी, ब्यास, ये कैसी नदियां हैं? ये तीनों नदियां कहां से निकलती हैं? ये निकलती हैं आपकी हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। बात समझ में आ रही है आपको? कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आगे देखें, सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियां, ठीक है, 5 प्रमुख सहायक नदियों को जो पंजाब में बहती हैं इन्हें पंचनद कहते हैं, पंचनद कहते हैं। इन 5 प्रमुख सहायक नदियां सम्मिलित रूप से पाकिस्तान में मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर अपना क्या है मिलन करती हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये सारी नदियां हैं मिठानकोट पर आके मिल रही हैं। कहां से? बाएं तट से। ये दायां तट है, ये दायां है, और ये बायां है, ये बायां है। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज कहां मिल रही है आपकी? यहाँ पर मिल रही है मिठानकोट पर, बाएं तट पर मिल रही है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो सिंधु नदी कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग से, चेमा युंगडुंग से निकलती है, और वहां पर क्या है अपना जल गिराती है मिठानकोट में, अरब सागर में। और राकस से निकलती है आपकी सतलज नदी। कहां से? सतलज नदी बहते हुए कहां जाके मिलती है आपकी? मिठानकोट में। अब देखो जो 1 नंबर है, ये जो लिखा हुआ है, झेलम नदी पर क्या है? बुलर झील है झेलम नदी के पास, और हरके बैराज जो है, हरके बैराज जो है ये सतलज नदी पड़ता है, सतलज नदी पड़ता है। आगे देखेंगे, सिंधु नदी तंत्र का नदियों का उद्गम स्थान निम्न है। जो सिंधु नदी है उसके तंत्र नदियां पाई जाती हैं, उनका उद्गम स्थान देखेंगे, ठीक है, उनका उद्गम स्थान देखेंगे। यहाँ नदी हुई दी है और यहाँ उद्गम स्थान दिया है। सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ बताने का प्रयास किया, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से
ये देखो, ये जो नदी बह रही है ये आपकी सिंधु नदी है, ये बह रही है। ये कहां से निकलती है? चेमायोडम ग्लेशियर है। ठीक, आगे देखेंगे सतलज नदी। सतलज नदी, सतलज नदी देखें आप, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल या राक्षसताल से निकलती है। देखो ये आपका दिख रहा है ना, राकसताल, ठीक है, यहीं से निकलती है सतलज नदी। ठीक है, और साफ क्लियर कर दें। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे चेमाडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलेगी। ठीक है, राकसताल से सतलज नदी निकलती है और कहां पर अपना जल गिराती है? मिठानकोट में गिराती है, सिंधु नदी के बाएं तट से मिलकर। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखें तो आप पाएंगे झेलम जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप से निकलती है, झेलम शेषनाग झील से। ठीक है, बेरीनाग के समीप शेषनाग से निकलती है। ठीक है, आप देख पाएंगे, अभी हम बताएं यहां पर, तो जो झेलम नदी है, जो झेलम नदी है, जो झेलम नदी है, ये वाला भाग जो है अलग है, थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, जो झेलम नदी है यहां पर क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य में ही, जम्मू कश्मीर राज्य में ही बेरीनाग, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से, यहाँ बेरीनाग है, बेरीनाग, बेरीनाग, ठीक है, यहां से एक शेषनाग झील है, शेषनाग झील है, वहां से निकलती है झेलम नदी। बात समझ में आ रही है। आगे देखें, चेनाब हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से समीप से निकलती है। चेनाब जो नदी है ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा है, बारालाचा दर्रा है। आप देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए जम्मू कश्मीर राज्य में ऐसे करके, मान लीजिए यहां पर, यहां पर बारालाचा दर्रा है, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, यहां से निकलती है चेनाब नदी। कहाँ निकलती है? चेनाब नदी। और फिर किस में मिल जाती है? ये सिंधु नदी में अपना जल गिराती है। झेलम भी मिल जाती है, फिर आपका चेनाब मिलती है, चेनाब मिलती है, फिर आपकी रावी मिलेगी, ठीक है, फिर आपकी ब्यास मिलेगी, फिर आपकी सतलज मिलेगी। 5 नदियां मिठानकोट पर अपना जल गिराती हैं। पंजाब को 5 नदियों का प्रदेश बोलते हैं, इसलिए पंजाब मतलब जल, मतलब 5 जल है वहां पर, ये कहने का अर्थ है। आगे देखेंगे आप, रावी ब्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी ब्यास कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलेंगी। बात समझ में, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। जो ब्यास नदी है ये सतलज की सहायक नदी है। यहां देखेंगे आप, जो सतलज नदी है ना, ये वाली जो दिख रही है आपको, तो ये निकल रही है ब्यास, और ब्यास नदी किसमें मिल रही है? यहाँ मिल रही है सतलज में। तो ब्यास नदी जो है ये सतलज नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। आगे देखें आप तो पाएंगे ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती। अर्थात ये 5 नदियां मिठानकोट में अपना जल गिराती हैं, लेकिन जो ब्यास नदी है ये पाकिस्तान में नहीं बहती। ये कहां पर बहती है? ये सतलज में मिल जाती है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में मिल जाती है, अर्थात हिमाचल प्रदेश में ही ये आपकी मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। बाकी और नदियां अपना जल लेकर कहाँ जाती हैं? ऐसे आती हैं और फिर पाकिस्तान बहते हुए मिठानकोट पर मिलती है। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखें यहाँ पर, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकलकर, ठीक है, कपूरथला के निकट जो ब्यास नदी है
ब्यास जो नदी है पंजाब के कपूरथला के निकट हरके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। इस स्थान का नाम क्या है? हरके नाम। इसका नाम क्या है? हरके बैराज। देखो ये हरके बैराज लिखा हुआ बराज, ये हरके है। जब बैराज बन रहा है तो यहाँ कोई कोई व्यवस्था भी होगी, ठीक है। तो हरके बैराज जब यहाँ मिल रही है ना तो हरके बैराज बना हुआ है। ये जगह आपकी हरके बैराज में मिलती है पंजाब में, ठीक है। आगे चलें तो पाएंगे आप, देखिए यहाँ पर ये दिख रही है आपको सतलज नदी, ठीक है। और ये जो है आपका यही है आपका हरके बैराज। यहाँ पर ये पंजाब में आपको दिखाई देगा। यहाँ से चली नदी ऐसे एंट्री कर रही है सतलज नदी, फिर आपको हिमाचल प्रदेश में आ गई। हिमाचल के बाद पंजाब में ये हरके बैराज है ना, ये वाला, ये नहीं, ये तो यहाँ से एंट्री कर रही है। और यहाँ हरके बैराज में ब्यास नदी आपकी मिल जाती है, ब्यास नदी, ठीक। यहाँ से देखेंगे हिमाचल प्रदेश से जो नदियां निकलती है, चिनाब, फिर आपका रावी, ठीक है। शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी। और ये झेलम नदी है ना भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, या ध्यान रखना, ठीक। आगे चलें तो पाएंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी जो है मतलब दूसरी नदी, मतलब दूसरे देश की जो नदी है भारत में बहती है वो ब्रह्मपुत्र के बाद ये दूसरी नदी है सिंधु नदी लंबाई में, ठीक है। अगर भारत में खुद की लंबाई की बात करें तो वैसे तो गंगा जी है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में प्रवाहित होने वाली 6 सबसे लंबी नदियों का क्रम इस प्रकार है। सबसे लंबी नदियां हैं भारत में प्रवाहित होने वाली, तो ये है ब्रह्मपुत्र। देखो ये इसकी लंबाई जो है, अगर भारत में ही देखें, जो भारत से निकली है, तो देखो ये है 2900 किलोमीटर। ये तो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दूसरे देश की नदी, ठीक है। भारत में से निकलने वाली नदी और भारत में ही बहती है वो नदी कौन सी है? गंगा, ठीक है। तो ये आपकी सिंधु नदी देखेंगे, ये 2880 किलोमीटर है जो बहती है। वही देखिए गंगा जो है 2525 किलोमीटर की लंबाई है, मतलब ब्रह्मपुत्र ज्यादा लंबी है, सिंधु नदी उसके बाद दूसरी लंबी नदी। गंगा जो है ये तीसरी लंबी नदी है। सतलज नदी जो है वो 1500 किलोमीटर की अपनी लंबाई तय करती है। गोदावरी, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, 1465 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसीलिए इसको दक्षिण भारत की क्या है? गंगा बोल देते हैं। लेकिन पवित्रता के मामले में कावेरी होती है, ठीक है। गंगा जैसी पवित्र नदी दक्षिण भारत की कावेरी, और लंबाई के मामले में गोदावरी। यमुना देखेंगे ये 1385 किलोमीटर लंबी है, 1385 किलोमीटर लंबी है। तो आपकी नदी सबसे ब्रह्मपुत्र, फिर आपकी सिंधु नदी हो जाएगी, सिंधु नदी के बाद गंगा नदी, गंगा नदी के बाद आपका गोदावरी, गोदावरी के बाद देखिए सतलज, ठीक, गंगा के बाद सतलज, सतलज के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद यमुना। ये आपकी 6 नदियां हैं, क्रम में बताई, कभी आ जाए तो भूलना मत। आगे चलें तो आप देखेंगे सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, पहले बता चुके हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य होते हुए बहती है। आप यहाँ देखें, जैसे हमने पढ़ाया था आपको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 पर्वत श्रेणी पढ़ाई थी आपको, तो हिमालय पर्वत पढ़ा रहे थे, ठीक है। ये 3 पर्वत श्रेणी पढ़ाई थी। तो जो सिंधु नदी है, सिंधु जो नदी है, अब देखें सिंधु जो नदी है ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है। लद्दाख और जास्कर, ये आपका काराकोरम होगा, ये आपका लद्दाख होगा, ये आपका जास्कर होगा। तो ये क्या है? लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है कौन सी? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। पेपर में आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, सटाक से उत्तर लगना चाहिए, ठीक है। और देखिए उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। कैसे बहती है? उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। यहां से निकलती है,
ठीक है, चिमायुगलम ग्लेशियर से निकलती है। और देखो दिशा कितनी होती है, 4, ये 4 दिशा होती है। ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। इसी के साथ आप देखेंगे, इसी के साथ आप देखेंगे इन 4 दिशाओं की सहायक दिशा भी होती है। ये आपकी उत्तर, ऊपर का उत्तर लेंगे, फिर ये इसका पूर्व ले लेंगे, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी ये वाली। यहाँ देखेंगे इसका उत्तर ले लेंगे और इसका पश्चिम ले लेंगे, उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, इसका देखेंगे तो इसका दक्षिण ले लेंगे, दक्षिण, और ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, फिर यहाँ पर दक्षिण और पूरब हो जाएगा, ये वाली दिशा। तो ये सिंधु नदी कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है ना, देखो आपको ऐसे बह रही है। तो कैसे बहती होगी नदी, उत्तर पश्चिम में बहती है, उत्तर पश्चिम में बहती है नदी। आप देखेंगे यहाँ पर, तो उत्तर पश्चिम में दिशा में ये प्रवाहित होती है। लेह सिंधु नदी के तट पर लद्दाख और जास्का श्रेणियों के मध्य बसा हुआ है। ठीक है, आप देखें यहाँ पर, तो जो लेह है ये यहाँ बसा हुआ है, लद्दाख और जास्का के बीच। लेह जो है यहाँ बसा हुआ है, लद्दाख और जास्का के बीच बसा हुआ है। ठीक, सिंधु नदी गिलगिट के समीप गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे सिंधु गार्ज कहते हैं। गिलगिट के समीप ही सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ, आप देखें कि यहां से जैसे ये मालूम मोटा मोटा सिंधु नदी यहां से निकलती है और यहां से उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई ऐसे करके, और यहां बनाती है गार्ज, यहां बनाती है गार्ज। उसका नाम क्या है, गिलगिट। गिलगिट के पास एक गार्ज बनाती है, गिलगिट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सिंधु गार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंधु गार्ज बोलते हैं, सिंधु गार्ज बोलते हैं। गार्ज मतलब 2 पहाड़ियों के बीच का ऐसा भाग यहाँ पर नदी ने खूब काट छाट की है, ठीक है, खूब काट छाट की है। तो ये बह रही है आपकी बीच में से नदी, ये पहाड़ है और ये ऐसे बह रही है। इसी को बोलते हैं आई आकार की घाटी या कैनियन बोलते हैं। ठीक है, सिंधु नदी कौन सा घाट बनाती है, सिंधु घाट बनाती है। कहां पर, पुलकिट में घाट बनाती है। फिर आपको ये कहां जाके गिरती है, पाकिस्तान में। ठीक है, यही तक था ये। आगे चलें तो आप पाएंगे झेलम नदी। सिंध के बाद झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। ये बता चुके हैं, बेरीनाग आप देखेंगे, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरीनाग है, बेरीनाग के समीप एक शेषनाग झील है, वहां से झेलम नदी निकलती है। ठीक है, श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। अब देखो निकलती कहां, शेषनाग झील से निकलती, कहां से, शेषनाग झील से, लेकिन मिलती कहां पर है, बुलर झील में श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। झेलम नदी, अब देखो बुलर झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी बुलर झील से आगे भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है, मतलब भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है झेलम नदी। ठीक है, इसके पश्चात बुलर झील से निकल के इसके पश्चात ये भारत पाकिस्तान की सीमा बनाएगी। इसके बाद झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है। इस समतल मैदान में ढाल कम होने के कारण झेलम नदी विसर्पों का निर्माण करती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। अब देखो इसमें 2 शब्द आए आपके, एक विसर्प आया। विसर्प क्या होता है, जब कोई नदी पहाड़ से उतर के आई, ठीक है, ऊंचाई से उतर के आ रही है, ऐसे एक समय ऐसा आएगा ये मैदान आ जाएगा आपका,
जब कोई चीज आप जमीन में पानी फैलाना, समतल पर पानी फैलाना, ठीक है, थोड़ा सा, तो वो पानी क्या है, सीधी चाली चलेगा। नदी सीधी चलती तो वो ऐसे चलेगा, वो इस तरीके से खुद अपनी भूमिका बनाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। वो जो नदी है जब समतल मैदान आ जाता है तो इधर उधर घूमती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है, ठीक है, इधर उधर घूमती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है विचार, ठीक है। ये सांप जैसी, विसर्ग मतलब सांप जैसी आकृति बनाती है समतल मैदान में। तो ये जो भाग है इसी को बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं विसर्ग। और जब समतल है मतलब मैदान में है, ऊंचे से नहीं गिर रही है, तो क्या, जब समतल है तो पानी वहां पर क्या है, इकट्ठा हो जाएगा, तो उसमें क्या, फिर आपकी नाव चलेंगी। क्या चलेंगी? नाव चलेंगी, ठीक है, नौकागम हो जाएंगी, खूब नाव चलेंगी पानी में, ठीक है। तो बुलर झील में आप कभी जाओगे जम्मू कश्मीर, जब आपकी जॉब हो जाए या आप जब इस काबिल हो जाओ कि आपकी जो बचत है आपके हिसाब से बनने लग जाए, तो आप जाना बुलर झील में। तो बुलर झील में छोटी छोटी नौकाएं पाई जाती हैं और वही लोग बड़े बड़े आइटम देखते हैं। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हो, खूबसूरती बहुत पाई जाती है, ठीक है ना। अनंतनाग से बारामूला तक ये क्या है, नौकागम में, मतलब नाव इसमें चलती है। आगे चलें, चेनाब नदी क्या है? चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा, ठीक है, बाड़ालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। हिमाचल में बाड़ालाचा दर्रा पड़ता है, वहीं से निकलती है, ठीक है। इतना ही, इसके बारे में कुछ नहीं है। रावी और ब्यास नदियां हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। पहला प्रश्न तो यही बन गया आपका, रोहतांग दर्रा कहाँ पाया जाता है, ठीक है। रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? रावी और ब्यास नदियां निकलती है। रावी और ब्यास नदियां रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। आगे देखें, ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है। ब्यास नदी कैसी नदी है? ब्यास जो नदी है, सिंधु जो तंत्र है उसकी एकमात्र ऐसी नदी है, कैसी, जो पाकिस्तान में नहीं जाती है, बीच में अपना क्या है, हरके के पास जुड़ जाती है। किसमें? सतलज नदी में, हरके के पास, हरके बैराज है, ठीक है। ब्यास नदी नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती पाकिस्तान में। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरके नामक, ठीक है, हरके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। यहीं पर एक बैराज है, हरके नाम का बैराज। बात समझ में आ रही है? आगे चले, देखो इसमें इतना ही था, बाड़ालाचा दर्रे से चेनाब नदी, उसके बाद रोहतांग दर्रे से रावी और ब्यास। ब्यास कभी आए कि ब्यास नदी क्या पाकिस्तान में बहती है? नो, ठीक है, नहीं। आगे देखेंगे सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से ठीक है, मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है, ठीक है। कभी कभी पेपर में एक प्रश्न आया था, पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जगह है जो वहां से तीनों नदियां एक साथ निकलती हैं, तो कभी कभी लगाना सिंधु, सतलज और आपका ब्रह्मपुत्र एक समीप से निकलती हैं। या फिर ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से तीनों नदियों का उद्गम स्थान एक ही है, वे नदियां कौन कौन सी हैं? तो आपको जब लगाने को आए तो आप बताते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला बहुत प्रसिद्ध है, के समीप से प्रवेश करती है। कौन सी? राकस ताल से निकलेगी और सिपकिला से एंट्री करती है हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। अब देखो यहाँ पर एक चीज दिखाएं आपको, तो आप पाएंगे देखो, आप पाएंगे कि जो सतलज नदी है, ये रही आपकी सतलज नदी, ठीक है, ये आपकी राकस ताल से निकल रही है और ऐसे बहते हुए पहले एंट्री कर रही है किसमें? हिमाचल प्रदेश में। इसी को बोलते हैं सिपकिला, इसी को बोलेंगे
शिपकीला, शिपकीला। और यहीं पर क्या है, गार्ज बनाती है, ये खाई बनाती है, क्योंकि एंट्री करती है ना पहाड़ में। ये पहाड़ है यहाँ पे, ठीक है। लद्दाख और जास्कर के बीच देखेंगे आप तो ये पहाड़ है, मतलब नीचे आप देखेंगे पर्वत है ना, काराकोरम लद्दाख जास्कर, तो आप देखेंगे यही पर ये पर्वत को काट के अंदर जाती है शिपकीला से, तो शिपकीला पे गार्ज बनाती है, खाई बनाती है। आगे फिर जो बढ़ जाती है, फिर आगे जब जाती है तो ब्यास नदी, यहाँ से ब्यास नदी निकलती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्यास नदी है ये हरके के पास ऐसे मिल जाती है। फिर सतलज नदी इसके पानी को ढो के ले जाती है, इसकी नौकरानी बन के। आगे देखिए मिठानकोट पर ये नदियां मिल जाती है 5, ठीक। आगे चले तो पाएंगे आप तो पाएंगे आप शिपकीला गार्ज का निर्माण करती हैं। भारत में सतलज नदी 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर प्रवाहित होती है। अब देखो हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है शिपकीला गार्ज में, शिपकीला दर्रा जो है, फिर वहां पर ब्यास नदी मिलती है। ब्यास नदी क्या पानी को ले जाके पंजाब में बहती है, पंजाब बहकर आपको पाकिस्तान में भगा देती है। बोले लो हम आ गए, हमें रोक के दिखाओ तुम, ठीक है। सतलज नदी सिंधु नदी के शेष 4 नदियों का जल लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान में मिठानकोट में ये सिंधु नदी में बाएं तट से मिल जाती है। अर्थात आप देखें जैसे ये हमारी यहाँ से राकालतास से निकल रही है सिंधु नदी, ठीक है। सॉरी, ये है सतलज नदी, आपकी सतलज नदी है, ठीक है। उसके बाद एक नदी यहाँ से निकलती है, उसका नाम है सिंधु नदी, ठीक है। उसका नाम है सिंधु नदी, सिंधु नदी है, ठीक है। ये सिंधु नदी है। फिर यहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है झेलम, ठीक है। कौन सी है? झेलम, झेलम, ठीक है, झेलम। फिर यहां से आप निकलेगी आपकी चेनाब, ठीक है। फिर आपकी रावी, फिर आपका ब्यास। तो ये 4 नदियां हैं, ये 4 जो नदियां हैं ये आपकी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, इन चारों नदियों का पानी कौन सी नदी ले जा रही है? ये ले जाती है, ठीक है। सतलज नदी इन 4 नदियों का पानी ले जाती है और इन 4 नदियों को पानी को संभाल कर बड़े इज्जत के साथ और फिर आपका सिंधु नदी में ये पानी मिला देती है मिठानकोट पर। कौन सी जगह है? मिठानकोट, मतलब मीठा कोट है, ठीक। आगे चले देखेंगे आप, आगे देखें पंचनद के अलावा कुछ अन्य छोटी छोटी नदियां भी हैं, मतलब इन 5 नदियों के अलावा और भी छोटी नदियां हैं जो सिंधु नदी में बाएं तट पर मिलती हैं। अब जो सतलज नदी है ये भी सिंधु नदी में बाएं तट पर ही मिलती है, ठीक है। और छोटी छोटी नदियां हैं जो सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलती हैं। इनमें से ज्यादातर नदियां जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवाहित होती हैं। ये नदियां जास्कर, ठीक है, सियांग, सिगार और गिलगित, ठीक है। ये कौन सी नदियां हैं? जास्कर, सियांग, सिगार, गिलगित। ये नदियां भी क्या हैं? सिंधु नदी की सहायक नदी है, लेकिन छोटी छोटी है। सिंधु नदी से दाहिने तट पर मिलने वाली कुछ अन्य सहायक नदियां हैं, ठीक है, दाहिने तट पर। अब देखो ये बाएं तट से मिल रही थी, दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। ये आप देखेंगे तो ये इनका जो वर्णन है वो इतिहास में वर्णन है, ठीक है। श्योक, काबुल और कुर्रम। जैसे आप देखें ये सिंधु नदी आपकी यहां से बह रही है, ऐसे करके ये बह रही है ना, तो इसमें कुछ नदियां और मिलती हैं, उनके नाम देखेंगे। आपका श्योक, काबुल, ठीक है, श्योक, काबुल। जैसे इधर से आएगी ये नदी, इसका मान लो श्योक नदी, श्योक नदी। ये उत्तर से मतलब दाएं तट से मिल रही है, इसका ये दाएं तट रहेगा, दायां, ठीक है। आगे कौन सी नदी है आपकी? काबुल, ठीक है। फिर आपकी नदी मिल रही है यहीं पर, काबुल नदी मिल रही है। ये आपका दायां है, दायां तट।
यहाँ पे मिलेगी काबुल, काबुल, ऐसे मतलब दाएं तट से बता रहे हैं आपको, ठीक है। फिर आपका देखेंगे और कौन सी नदी है, कुर्रम और गोमल, कुर्रम और गोमल, ये आपका कुर्रम और ये आपका गोमल, ऐसे कर मान लीजिए गोमल, ये दाएं तट से मिलती हैं। बाकी आप देखेंगे झेलम मिलेगी, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, उसके बाद आपकी सतलज। और ये सतलज क्या है, सबका पानी ले जाकर यहाँ पर एक जगह मिठानकोट पाकिस्तान में, तो इन 4 नदियों में मिलाकर ये 5 नदी हो जाती है। पाकिस्तान में पंजाब में बहती है, पंजाब में सतलज नदी इनका पानी लेके आती है, सतलज नदी, ठीक है। अब आगे देखें, यही नदियां थी, ठीक है। आगे चलें, बहुत इंपोर्टेंट मामला, ये नदी तंत्र का लास्ट चैप्टर है, लास्ट अध्याय, मतलब लास्ट पेज है ये, इसका हमारे का लास्ट बातें हैं। सिंधु नदी जल समझौता क्या है, सिंधु नदी जल समझौता क्या है, इसके संबंध में खूब बातें होती है, खूब चर्चा होती है। इसको लेके पाकिस्तान विवाद खड़ा करता है, ठीक है, पाकिस्तान विवाद खड़ा करता है। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था, ठीक है, पेपर में आता है ये। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, 1960 में, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके तहत सिंधु नदी तंत्र के पश्चिम में 3 नदियां, सिंधु चेनाब, झेलम के जल का 80% भाग प्रयोग करेगा कौन, पाकिस्तान, ठीक है। ये ऊपर से निकलती है, पाकिस्तान बहती है, तो 80% पानी किसको मिलेगा, पाकिस्तान को, और 20% मिलेगा भारत को, ठीक है, 20% मिलेगा भारत को। उसी के साथ देखिए, सिंधु नदी तंत्र के पूर्ववर्ती तट के 3 नदियां, पूर्ववर्ती जो तट की नदियां जो पहले मिलती है, ब्यास, रावी और सतलज का जल का जो भाग है 80% यूज करेगा भारत, ठीक है। उसके बाद 20% जल किसको मिलेगा, ये मिलेगा पाकिस्तान को। ये समझौता इतना है, ठीक। देखो यही समझाए, और आगे जैसे ये सिंधु नदी हमारी ये बह रही है, सिंधु नदी, तो यहां से निकलती है झेलम, 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 फिर आपका चिनाब बहती है, चिनाब, चिनाब, ये आपकी कौन सी नदी है, ये चिनाब है, चिनाब, ठीक है, ये चेनाब नदी है। इन तीनों नदियों का पानी जो है, ये भारत रहे, ये पाकिस्तान है, पाक है। तो भारत इन 3 नदियों का यूज करेगा 20%, ठीक है, और पाक को मिलेगा 80%, क्योंकि बह के जो नदी जा रही है ना ये। अब उसके बाद 3 नदियां और है, जैसे आपका झीलम, चेनाब, उसके बाद देखो रावी, नीचे आएगा रावी नदी आएगी, रावी, फिर आपका ब्यास, ब्यास, फिर आपका सतलज, सतलज। ये कहां से बहती है, ये भी यहां से बहती है, देखेंगे आप ऐसे करके। तो इन नदियों का जो पानी है, ये 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, इनमें देखेंगे तो भारत यहाँ पर इनका यूज करेगा 80% और पाक को मिलेगा 20%। बस इतना समझौता है, इसी के पीछे झगड़ा होता रहता है बस, ठीक है। अभी एक नदी पर क्या है, भारत सरकार काम चल रहा है, और उसका पूरा पानी क्या है, भारत सरकार यूज करने के पक्ष में है, जैसे हो सकता है रावी नदी हो, ठीक। आगे चलिए, यहां तक ये कहानी थी समझौते वाली बात। आगे आप देखेंगे, आगे आप देखेंगे जो नदी तंत्र है, ये हिमालय पर्वत की नदी तंत्र था। स्पेशली एक एक नदी तंत्र के बारे में हम समझेंगे जब आज हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन सी नदियां बाएं तट से मिलती है, कौन दाएं तट से मिलती है, ठीक है। 5 नदियां हैं, आपने देखा। हिमालय पर्वत से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, जैसे आपका सिंधु नदी तंत्र है आपका पहला, दूसरा आपका सतलज नदी तंत्र है, तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। आज हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा। सिंधु नदी में क्या है, आपका झीलम मिलती है, चिनाब मिलती है, रावी मिलती है, ब्यास मिलती है, फिर सतलज मिलती है, ठीक।
उसके बाद हमने देखा कि कुछ नदियां सिंधु नदी में दाएं तट से मिलती है, कुर्रम, कोमल, ठीक है, ऐसी नदियां हैं। और कुछ नदियां बाएं तट से मिलती है, कुछ नदियां बाएं तट से मिलती है। और ये आपका जल कहाँ गिराती है? पाकिस्तान में अरब सागर में चली जाती है। वहीं आप देखें तो इसमें हमने पाया कि ये सारी नदियां मिलकर, 5 नदियां मिलकर पठानकोट में जल गिराती हैं। वहीं आपने देखा सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था भारत पाकिस्तान सरकारों के बीच मध्य। वहां पर देखा सिंध झेलम चिनाब का जो पानी है, सिंध झेलम चिनाब का जो पानी है उसका 80% भाग यूज करेगा पाकिस्तान, उसका 80% भाग यूज करेगा पाकिस्तान। उसी के साथ ही जो और नदियां हैं, रावी, ठीक है, रावी ब्यास जो नदी है, रावी ब्यास झेलम जो नदी है, इसका जो पाकिस्तान है वो केवल 20% पानी यूज करेगा और भारत करेगा 80%। इतना अंतर है, समझ में आई? सिंधु झेलम चेनाब का पानी 80% पाकिस्तान लेगा, 20% भारत लेगा। रावी ब्यास सतलज का पानी 80% भारत लेगा, 20% पाकिस्तान लेगा। इतनी सी बात है, बात समझ आ रही है ना? चलिए दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ हमने आपको ये नदी तंत्र समझाने का प्रयास किया। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अगले वीडियो के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ। जय हिंद, जय भारत।